स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोगों का हिस्ट्री का सिर्फ एक लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये तीनों पार्ट मैं तुम लोगों को साथ में ही करवा रही हूँ। सबसे पहले चालू करते हैं वुमेन रिवॉल्यूशन। तुम लोगों ने प्रीवियसली देखा था किस तरह से जैकोबिन क्लब के मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कंट्रोल जमाया, कैसे रेन ऑफ टेरर आया, फिर उसको हटा दिया गया, फिर डायरेक्टरी रूल एस्टैब्लिश किया गया। पर डायरेक्टरी रूल में क्या था, बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, लोग बहुत झगड़ रहे थे, तो उस वजह से उसको भी हटा दिया गया। फाइनली मिलिट्री रूल आया, जिसमें कौन अब बना डिक्टेटर, कौन था उसका मेन लीडर, कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। अब आते हैं वुमेन रिवॉल्यूशन के ऊपर। From the very beginning, women were active participation in revolution. They wanted to improve their life. वुमेन हमेशा से रिवॉल्यूशन का बहुत एक्टिव पार्ट रही है। वो अपनी लाइफ को सुधारना चाहती थी, पर उनको कोई राइट ही नहीं दिए गए। वुमेन्स को ऐसा लगता था, यार हम लोग इतना काम कर रहे हैं पर हमको राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को हमारी लिविंग सुधारने के लिए कुछ नहीं करवा रहे हैं, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए उन लोगों को ऐसा लगा हम लोगों को अब कुछ एक्टिव कुछ करना पड़ेगा। जो वुमेन थर्ड एस्टेट की वुमेन थी ना, वो लोग है ना बहुत ख़राब लाइफ जी रही थी। वो किसी के घर पे काम वाली का काम कर रहे थे, किसी के घर पे वो सेलर्स होते ना, लारी लेके सेल करते, वो सब का काम कर रहे थे। उनको कोई जॉब नहीं मिलती थी, उनको कोई एजुकेशन नहीं मिलती थी। तो उन लोगों को समझ आया कि अब यार हम लोग इस तरह से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, अपने पॉलिटिकल क्लब्स एस्टैब्लिश करना चालू किए, अपने खुद के न्यूज़पेपर निकाले, जिसमें उन्होंने वुमेन को इंस्पायर किया कि यह वुमेन भी चाहे तो वो भी और अच्छा कर सकती है, वुमेन इतना पीछे नहीं रह सकती। उनकी डिमांड थी कि अगर उनको पैसिव सिटीजन माना गया वो उनको नहीं चलेगा, उनको भी एक्टिव सिटीजन बनना है। पैसिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन याद करो। पैसिव मतलब जिनको वोट करने का राइट नहीं होता, एक्टिव मतलब जिनको वोट करने का राइट होता है। उन्होंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्लब्स एस्टैब्लिश करके क्या डिमांड किया, उन्होंने राइट टू वोट डिमांड किया। उन्होंने बोला हमको भी राइट दो, क्या करने का, वोट करने का। The revolutionary government did introduce laws that help improve lives of women. जो अभी नई गवर्नमेंट आई ना, उन्होंने बहुत सारे बोलते हैं ना लॉज इम्प्लीमेंट किए, जिसके द्वारा उनको वुमेन्स की लाइफ इम्प्रूव हुई। उन्होंने क्या क्या लॉज इम्प्लीमेंट किए। सबसे पहले स्कूल्स कंपलसरी कर दी गई हर वुमेन के लिए। किसी भी वुमेन की उसके विल के अगेंस्ट शादी नहीं करवा सकता कोई भी फादर। डिवोर्स वॉज मेड लीगल बाय बोथ मैन एंड वुमेन। डिवोर्स अब लीगल हो चुका है, मैन भी डिवोर्स क्लेम कर सकती है, वुमेन भी डिमांड क्लेम कर सकता है, वुमेन भी डिमांड क्लेम कर सकती है, मैन भी डिमांड क्लेम कर सकता है। उसके बाद वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। अब वुमेन को ट्रेनिंग मिल सकती है जॉब के लिए, वुमेन जॉब के लिए जा सकती है, कोई भी उसको रोक टोक नहीं कर सकता। मोर ओवर ड्यूरिंग रेन ऑफ टेरर क्या हुआ था ना, बहुत सारे एसोसिएशंस को बैन कर दिया गया था, ये सबको हटा दिया गया था। फिर वापस उन लोगों को फाइनली उनका राइट कब मिला पता है, 1946 में। मतलब सोचो कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है वुमेन्स ने, ताकि उनको वोट, उनको जो है ना राइट से मिल जाए। उन लोगों ने एसोसिएशन एस्टैब्लिश तो की, बट रेन ऑफ टेरर में जब वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर आया, उसने ये सारी एसोसिएशन को बंद कर दिया। और उसने क्या किया, सारे चीज़ों जो वुमेन ने इसमें एसोसिएटेड थी ना, सबको उठा के जेल में डाल दिया। फाइनली वुमेन्स को सारे राइट कब मिले, 1946 में। कब मिला, 1946 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये अपन एक एक लाइन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The unwillingness of the Europeans to go and work in the colonies in the Caribbean, which were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, created a shortage of labor on the plantation. Thus the slave trade began in 17th century. जो यूरोपियन वर्कर्स थे ना, वो लोग है ना, कैरेबियन करके एक जगह है, वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहते थे, उनका मन नहीं था। बट कैरेबियन बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ पे सारी मेन कमोडिटी का प्लांटेशन होता था, टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी। तो हुआ क्या, एज यूरोपियन वर्कर्स खुद से नहीं आना चाह रहे थे और वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो रही थी, तो स्लेवरी सिस्टम चालू हुआ। अब ये स्लेवरी सिस्टम क्या होता है, स्लेवरी सिस्टम में लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के यूरोप से उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, कैरेबियन में बेच दिया जाता है। वो लोगों को यूरोपियन से पकड़ते हैं, वो लोग यूरोप से लेबर्स को पकड़ते हैं, उनको एक शिप में डालते हैं, उनको थोड़े दिन वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद कैरेबियन में जाके वहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर होते हैं ना, उसको बेच देते हैं और फिर वहाँ पे जाके उन लोगों को काम करना पड़ता है और वहाँ पे उनको वेजेस भी नहीं मिलता है। अब सोचो ये कितना गंदा सिस्टम था।
French merchants sailed from their port to the African coast where they bought slaves from local chieftain. फ्रेंच के जो मर्चेंट मतलब जो ये ओनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहाँ से, वो लोग अफ्रीकन कोस्ट से कहाँ पे आते थे, यहाँ पे ये यूरोपियन कोस्ट तक आते थे, और जो लोकल चिफ्टन मतलब लोकल जो मेन ऑफिसर है ना उससे जाके क्या खरीदते थे, ये स्लेव खरीदते थे। स्लेव मतलब गुलाम लोगों को खरीदते थे। फिर आगे ब्रांडेड एंड स्टॉक द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इन शिप। सारे जो भी पकड़े गए जो लेबर्स है ना, स्लेव्स है ना, उनको एक शिप में डाल दिया जाता था कुछ 3 महीने के लिए। उसके बाद उनको एंटार्क्टिक से कहाँ लेके जाया करता, अटलांटिक ओशन से कहाँ लेके जाया जाता था, कैरेबियन तक लेके जाया जाता था, जहाँ पे वो लोग क्या करते थे, उसको प्लांटेशन ओनर को बेच दिया करते थे। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डियक्स एंड नाइंटीज ओन देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो 2 सिटीज़ है ना, उनका जो मेन बिजनेस था ना वो स्लेव ट्रेड की वजह से ही चल रहा था। नेशनल असेंबली चाहती थी कि वो इस स्लेव ट्रेड को बैन कर दे, सारे लोगों को इक्वल राइट दे, बट नेशनल असेंबली को ये डर था अगर उसने स्लेव ट्रेड बंद कर दिया तो बहुत सारे बिजनेसमैन उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, जो जिसके वजह से उनकी गवर्नमेंट बनी है। तो इस डर से उन लोगों ने स्लेव ट्रेड को बैन नहीं किया। पर फाइनली जब जेकोबिन आया, जेकोबिन क्लब ने 1794 में स्लेवरी को बैन कर दिया। बट 10 साल बाद जब वापस नेपोलियन आया, नेपोलियन बोनापार्टे ने वापस क्या ला दिया, स्लेवरी सिस्टम ला दिया। फिर नेपोलियन बोनापार्टे के जाने के बाद 1848 में फाइनली स्लेवरी सिस्टम हटा। वापस समझो, स्लेवरी सिस्टम लाया गया, जेकोबिन ने उसको हटाया, पर 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्टे ने वापस उसको लेके आ गए। नेपोलियन बोनापार्टे के जाने के बाद 1848 में स्लेवरी सिस्टम फाइनली अबॉलिश किया गया। ओके, आगे आते हैं द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। After the storming of Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. अपन ने जब बेस्टिल को अटैक किया था उसके बाद सेंसरशिप खत्म हो चुकी थी। सेंसरशिप मतलब अब लोग अगर कुछ कहना चाहे किसी के खिलाफ तो बोल सकते हैं। सेंसरशिप में क्या होता था ना, अगर कोई किंग के खिलाफ कुछ बोलता था ना उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था, बेस्टिल की। बट अब बेस्टिल ही खत्म हो गई तो सेंसरशिप भी खत्म हो गई। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिकॉज अब सबको राइट, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन मैन और वुमेन को राइट दिया गया जिसमें वो लोग अब खुल के एक्सप्रेस करना चालू किए। उन लोगों को समझ आया हम लोगों का एक्सप्रेस करने का अब हमारा राइट है। रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बोलते हैं ना मैन का इक्वल राइट, वो सबके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज आने लगा। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड एंड डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फ्रांस। हुआ क्या, जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, लोगों ने जब बेस्टिल को अटैक किया, ये सारा जो इवेंट था वो बहुत सारी बुकों में छपा, बहुत सारे पैम्पलेट्स में छपा, और ये सारे पैम्पलेट सारी कंट्रियों में फैल गए। इस वजह से सब जगह क्या हो गया, फ्रांस का नाम हो गया कि यार लोगों ने इतना अच्छे से मोनार्की को हटा के फाइनली खुद का रूल एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से आज भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन माना जाता है, क्योंकि उस रिवॉल्यूशन ने फ्रांस को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देने में हेल्प करवाया था। बट हुआ क्या, फ्रांस ने लड़ा तो बहुत, बट आया कौन था, नेपोलियन बोनापार्टे। धीरे धीरे नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया ना, कब्जा करना चालू किया। अभी तो फ्रांस मोनार्की से हटा था, अभी तो ये नेपोलियन बोनापार्टे संभालने आया था। इसने क्या किया, इसने खुद को डिक्लेयर कर दिया, भाई हाँ मैं फ्रांस का क्या हूँ, किंग हूँ। In 1804, Napoleon Bonaparte crowned himself and conquered many neighboring countries and placed members of his family on the crown. हुआ क्या, नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को तो क्राउन कर दिया फ्रांस का, और आजू बाजू नेबरिंग कंट्री पे वो भी उसने क्या कर दिया, हमला करके वहाँ पे कब्जा जमा दिया, और उस कंट्री में अपने फैमिली मेंबर को वहाँ का राजा बना दिया। पर नेपोलियन बोनापार्टे ने यूरोप को मॉडर्नाइज करने में बहुत हेल्प की। उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के राइट लाया, मतलब अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो वो कोई और उससे ज़बरदस्ती नहीं खींच सकता। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर, पहले है ना
वेट करने का तरीका अलग अलग था। कोई 1 kg अलग तरीके से मेजर करता था, कोई 1 kg अलग तरीके से मेजर करता था। इस वजह से बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो वेट एंड मेजर का सिस्टम भी कौन चेंज किया? नेपोलियन बोनापार्टे ने चेंज किया। नेपोलियन बोनापार्टे इनिशियली तो सबको बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे सबको रियलाइज होने लगा कि ये बंदा भी हमको फोर्सफुली चीज़ें करवा रहा है, इसको जो अच्छा लग रहा है वो ही करवा रहा है। फाइनली बहुत लोगों ने उसके अगेंस्ट में किया। फिर एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन बोनापार्टे हार गया। ये बैटल ऑफ वाटरलू में किसने उसको हराया, क्या हुआ, ये आगे का पार्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है, नेपोलियन बोनापार्टे आया, उसने कुछ चेंजेस लाए, उसके बाद वो हार गया बैटल ऑफ वाटरलू में वो हार गया। आगे लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अपन को क्या क्या लेगेसी मिली? अपन को लिबर्टी मिली, डेमोक्रेटिक राइट मिले। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेगेसी अपन को मिली वो था लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप। मोर ओवर जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज में एक मोटिवेशन आ गया कि अगर फ्रांस ये चीज़ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेटर जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से जो इनको इंडिपेंडेंसी मिली, जो लिबर्टी मिली, वो कंसेप्ट से इंस्पायर होकर टिप्पू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय ने भी इंडिया में रिवॉल्यूशंस करना चालू किए, ताकि इंडिया को भी वो लोग क्या कर सके, फ्री कर सके ब्रिटिश रूल से। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अपना यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं तुम लोगों का एक जूम क्लास लूँगी जिसमें अपन पूरा एक बार चैप्टर का समरी डिस्कस कर लेंगे।